हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक बार फिर से एक नए विषय के साथ आई हूँ। लेकिन तब तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर के आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफी और ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफी खरीद करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है और हमें अक्सर कहा जाता है कि बीच बीच में आप कुछ कविताएं, कुछ कहानियां सुनाइए और हम आप सबकी बातों को मान करके आपके लिए उस तरह की चीजें लेकर के आते हैं। कहानी है सुमति सक्सेना लाल की, जिनकी किताब है दूसरी शुरुआत। यह पेंगुइन से प्रकाशित हुई है और उन्होंने बड़े प्यार से ये किताब मुझे भेजी और बल्कि इस अनुरोध के साथ कि मैं उनकी किसी एक कहानी का पाठ करूं। मैं अभी अपने यूरोप ट्रिप पर थी और इसलिए भेजने में और इस कहानी का पाठ करने में देर हुई है। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं इनकी पूरी किताब पढ़ गई और मुझे इतना अच्छा लगा इस पूरी किताब को पढ़ते हुए। बहुत सारी कहानियां हैं और हर कहानी की अलग अलग पृष्ठभूमि है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और बस कहानी शुरू करती हूँ। व्यंग मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद आता है तो इसलिए एक व्यंग परक कहानी है, लॉरेंस रोड लेन नंबर 3। हमारी शादी ठहरी थी। हफ्ते भर पहले तक तो कोई बात ही नहीं थी। न हमने ही सोचा था, न घर वालों ने ही। जिनसे हमारी शादी हो रही थी वे पढ़े लिखे थे, अच्छी भली नौकरी में थे, हाथ पैर नाक नक्र सब सही सही। हमारे घर में उन दिनों अजब से उत्तेजना फैली रहती, जिसका कारण शायद उनके साथ ही साथ उनका घर भी था, बल्कि शायद घर ही अधिक था। हमारे घर में हमारे होने वाले पति से ज्यादा चर्चे उनके घर के होते। हमने बताया ना आपको कि हमारे पति अच्छे थे, एकदम ठीक ठाक, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए गर्दन एकदम तान कर टेढ़ी कर ली जाए। पर हाँ, घर एक से एक बढ़कर हैसियत वाले लोग रहते उस कॉलोनी में। लॉरेंस रोड पर बनी वह कॉलोनी और उसकी लेन नंबर 3 की वह रोज विला लेन और उसमें बने हुए 16 बंगले। क्या बात है उनकी! ऐसे वैसों को थोड़े न मिलते हैं वो घर। वो तो बस वैसों को मिल पाते हैं, मतलब जो कुछ खास हो, राजशाही और अफसरशाही में जिनकी कुछ खास पहुंच हो, यानी कि खासी ऊंची तिकड़म। हम भी अचानक अपने मित्रों, संबंधियों और परिचितों के बीच में अपनी साधारण सी नौकरी और अपनी साधारण सी शक्लो सूरत के साथ अपने आप को अचानक ही असाधारण महसूस करने लगे थे। मिलने वालों को तो अम्मा पापा स्वयं बताते, अरे भाई अपनी अन्नू की शादी है, लड़के का घर लॉरेंस रोड नंबर 3 रोज विला है। लोग समझ जाते कि वहां घर है तो बंदा भी कुछ खास ही होगा। सबसे बड़ी बात, लड़के ने खुद मैच भिजवाया है। पापा अम्मा के साथ हम भी फूल कर कुप्पा हो जाते। कुछ समय पहले तक तो हम कहते थे कि हमें शादी नहीं करनी। सच बात यह है कि इस उम्र तक आते आते हमें वह कहने की जरूरत भी कहाँ रह गई थी। यथास्थिति स्वीकार कर ली थी सबने। घर वाले कहते थे अपनी अन्नू शादी के लिए ही तैयार नहीं है, बाहर वाले सोचते होती नहीं बेचारी अन्नू। खैर जो भी हो, बात तो एक ही है ना, परिणाम एक ही हो तो कारकों से क्या फर्क पड़ जाता है। हम अपनी 40 साल की अविवाहित जिंदगी में अपनी अम्मा के सीने से लगे हुए पापा की छत्र छाया में आराम से जी रहे थे कि हमारे एक परिचित हमारे लिए मैच लेकर अचानक प्रकट हुए थे, कुछ ऐसी विजित मुद्रा में जैसे हमारा उद्धार उन्हीं के हाथों होना था। बड़े विजयी भाव से उन्होंने लड़के की, मतलब हमारे होने वाले पति की फोटो सामने रख दी थी। संक्षेप में बताया था कि लड़का क्या करता है, माता पिता नहीं है तो कोई झंझट नहीं है, बड़े भाई भाभी हैं, वे लोग स्वयं आपसे मिलने आ जाएंगे। आप लोग परेशान हो, यह लड़के को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब हाँ करो और शादी ठहरी समझो। पर इस पूरी बातचीत से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि लड़के का घर लॉरेंस रोड लेन नंबर 3 रोज विला है। हम सब तो इतना सुनकर पहले ही धराशायी हो चुके थे और आंखों के सामने होने वाले दूल्हे से ज्यादा रहने वाले घर के सपने तैरने लगे थे। अम्मा ने हमसे राय जाननी चाहिए थी, हम क्या कहते। अम्मा को खुद ही समझ आ जाना चाहिए था कि वर हमारी कामना स्वयं कर रहा है तो हम इतने अड़ियल और घमंडी थोड़े ना है कि तब भी अड़े ही रहते।
खैर, हमारी नियति हमें लॉरेंस रोड लेन नंबर 3 रोजविला में ले आई थी। यह अलॉटेड घरों की छोटी सी बेहद पॉश कॉलोनी है। किराया बहुत कम, न के बराबर। कॉलोनी की आखिरी लेन होने के कारण कुछ सुविधाएं और भी हैं। वहाँ आवागमन बिल्कुल नहीं है और जगह चौड़ी होने के कारण लोगों ने अपने अपने घरों के सामने घर की बाउंड्री के पार करीब 6 फीट की फ्लावर बेड बनवा रखी है। बीच बीच में अशोक के पेड़, अंदर के लॉन से बाहर को लटकती फूलों की बेली, बोगनवेलिया के झाड़। आने वाले कहते हैं कि लगता है जैसे फॉरेन लोकेशन पर आ गए हैं। चारों तरफ फूल ही फूल देखकर ऐसा महसूस होने लगता है जैसा पूरा माहौल खुशबू से गमक रहा हो। हम बेहद खुश अपने नए नवेले घर को सजाने जमाने में व्यस्त हो गए थे। तभी पतिदेव के मित्र मंडली ने हाउस वार्मिंग पार्टी की मांग की थी। हमें अजीब लगा था कि किराए के घर का भी कहीं गृह प्रवेश होता है। तब हमें सबने समझाया था कि भाई, ये वाले घर खास हैं, ये किराए के नहीं माने जाते हैं। ये तो पहले अपने घर से भी ज्यादा अपने ही होते हैं, 4 जनरेशंस। हमसे 2 घर पहले जो गुप्ता जी रहते थे, उसमें उनके माता पिता रहते थे। उनके निधन के बाद गुप्ता जी को अलॉट हो गया। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, पर किसी दिन उन्हें यदि कुछ हो जाए तो बेटा रहेगा उनका। इस कॉलोनी में तो जाने कितने लोगों ने गेट पर संगमरमर पर खुदवा रखा है, अपना नाम जड़वा रखा है। लोगों ने अतिरिक्त कमरे बनवा रखे हैं, किचन मॉडर्न करा लिए हैं, पूरे घर की फ्लोरिंग बदलवा रखी है। खैर, हमने धूमधाम से पार्टी की थी। इनके दोस्त आ रहे थे तो हमने अपनी सहेलियों को भी आमंत्रित किया था और उन्हें घूम घूम कर अपना पूरा घर दिखाया था। उस दिन मित्र मंडली के हास परिहास के बीच में हमें अपने मुफ्तीगंज से यहाँ तक की यात्रा का रहस्य उद्घाटित हुआ था कि इतनी बड़ी दुनिया में इन्होंने हमारी ही कामना क्यों की थी। हुआ यूं कि इनके कोई मित्र स्टेट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर आ गए थे। एक दिन अचानक उन्हें हमारे इन पर लाड़ आ गया और वो खाली घरों की सूची लेकर बैठ गए थे। उस सूची में सबसे ऊपर उन्हीं घरों का नाम था जिसके दरो दीवार में आजकल हम दोनों की चहचहाट गूंज रही थी। स्वाभाविक था कि पतिदेव का दिल इस पर आ गया था और यह अपने मित्र के पीछे लग लिए थे। बड़ा सुखद सा संयोग था कि तब तक किसी खास उल्लास की नजर इस पर नहीं पड़ी थी और यह आम खाते में पड़ा हुआ था। थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद मित्र ने वो घर अलॉट कर दिया था और पतिदेव जेब में चाबी डालकर सूरज के 7वें घोड़े पर सवार भगवान हनुमान को थैंक यू बोलने उनके दरबार पहुंच गए थे। पूरे बेचारे पूरा हनुमान चालीसा पढ़ भी नहीं पाए थे कि डिपार्टमेंट का चपरासी उनके पीछे आकर के खड़ा हो गया कि बड़े साहब ने याद फरमाया है। भगवान जी से किसी तरह अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके बेचारे सरपट बॉस के दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने क्यों बुलाया होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे कि बॉस ने सीधे मकान की चाबी मांगी थी। अकेले आदमी होना, न बीवी न बच्चे, उस 4 बेडरूम का क्या करोगे? मुखर्जी को चाहिए वो घर। बॉस ने हाथ आगे बढ़ा दिया था। जेब में पड़ी चाबी को इन्होंने जेब में बड़ी मुट्ठी में कसकर खींच लिया था। गिड़गिड़ाने के अंदाज में ही बुदबुदाए थे, सर मेरी शादी होने वाली है। मैं तो उर्वी और उसकी फैमिली वालों को वो घर दिखा तक आया हूँ। कार्ड पर छपने के लिए घर का पता तक दे दिया है। सर 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 ये गिड़गिड़ाए थे। पूरी बात का मतलब यही था कि अगर अब आपने चाबी ले ली तो मेरी इज्जत का तो फालूदा बन जाएगा। ठहरी ठहराई शादी टूट भी सकती है। बॉस कुछ सकपकाए थे, कुछ नरम पड़े थे पर उसी तेज आवाज में पूछा था, कब है शादी? इन्हें कुछ समझ नहीं आया था। क्षण भर को अटपटाए थे, फिर उसी सकपकाहट में मुंह से निकला, सर दिवाली से 1 हफ्ता पहले। ओह। बॉस कुछ क्षण सोचते रहे थे। उन्होंने कुछ पूछने को मुंह खोला था। इन बेचारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। अब कहीं अगर तारीख पूछ ली तो इन्हें तो इतना भी पता नहीं था कि दिवाली किस तारीख की है और यह तक पता नहीं कि अक्टूबर में है कि नवंबर में। क्या करती हैं तुम्हारी उर्वी? बॉस ने पूछा था। जी कॉलेज में पढ़ाती हैं। इनके मुंह से फिर फिसला था। कौन से कॉलेज में? बॉस ने फिर सवाल दागा था। इनके तो काटो तो खून नहीं, पर भाग्य उन दिनों अनुकूल चल रहा था। सो उसी समय बॉस का फोन आ गया था और वे बात करने में व्यस्त हो गए थे और उन्होंने इन्हें जाने का इशारा कर दिया था। सो उसी दिन से
एक ठो पत्नी की तलाश तेजी से शुरू हो गई थी, जो उनकी उम्र के आसपास हो, जो कॉलेज में पढ़ाती हो और इनसे शादी के लिए तैयार हो सके। सो युद्ध स्तर पर खोज शुरू हो गई। शहर के सब कन्या विद्यालयों की अविवाहित टीचर्स की सूची तैयार की गई, उसमें हमारा भी नाम था और इनके एक मित्र हमारे परिवार को जानते थे, सो यह काम उन्हें सौंप दिया गया। मित्रों के ठहाकों के बीच ही हमारी भी खी शामिल हो गई थी। अब ना कुछ दिन पहले फूल कर कुप्पा होना याद आता रहा और हम मन ही मन शर्मिंदा होते रहे थे, फिर भी खिखियाई हंसी हंसते रहे थे। बहुत अच्छा हुआ देर होने के डर से हमारी महिला मित्र मंडली जल्दी जल्दी खा पी कर घर के लाए उपहार घर में सजा करके जा चुकी थी। किंतु हे पाठकों, इस पूरी गाथा को कथा सार समझने की भूल मत करिएगा, उसे तो शुरू होना बाकी है। काफी समय तक उस कॉलोनी को निहारने और मुग्ध होकर अपने घर को भिन्न भिन्न कोण से देखते रहने के बाद हम उसमें रच गए थे। वह कॉलोनी हमारी जिंदगी का एक स्वाभाविक सा हिस्सा बन गई थी और हम उसके वजूद का। कॉलोनी के क्रियाकलापों में हम पति पत्नी बड़े उत्साह से शामिल होते, इसलिए सबके बीच में जाने पहचाने जाने लगे थे। तभी एक दिन सुबह सुबह कॉलोनी में चारों ओर सनसनी फैल गई थी। आपस में फोन खटखटाए जाने लगे थे, लोग एक दूसरे के घर दौड़ दौड़ कर पहुंचने लगे थे। अरे वो 13 नंबर की वीणा जी केंद्र में मंत्री बना दी गई हैं। उस दिन कॉलोनी के अधिकांश लोग दफ्तर देर से पहुंचे थे, कुछ लोग तो गए ही नहीं थे। मंत्री सब सख्ते में आ गए थे, वो भी सीधे केंद्र की मंत्री। ऐसा कैसे? एमएलए नहीं, एमपी नहीं, सीधा मंत्री। सुना था वीणा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, फिर भी यह भी सुना था कि सोनिया गांधी जी की गुड बुक में है। तब भी तरह तरह के अनुमान लगाए जाने लगे थे। वीणा जी को कोई इतने निकट से जानता ही नहीं कि अनुमान के परे किसी बात की जानकारी हो सके। बस इतना पता है कि वीणा के दादा ससुर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इंदिरा गांधी को इंदु कहकर पुकारते थे और उनसे तुम कहकर बात करते थे। खैर जो भी, वीणा जी ने तो राजनीति की बॉल का इतना जोर से हिट किया था कि एक ही बार में सीधे बाउंड्री के बाहर सीधा सिक्सर। फटाफट कॉलोनी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। वीणा जी के स्वागत समारोह की तैयारी की जाने लगी थी। बेचारे कॉलोनी निवासी, उनके सारे आयोजन पर पानी फेरती हुई वीणा जी इस तरह से दिल्ली शहर में रच बस गई कि उसके बाद तो उनके दर्शन सिर्फ पत्र पत्रिकाओं के पन्नों पर और टीवी के चैनलों पर ही हो पाते थे। कोई एक व्यक्ति गाहे बगाहे उनके घर की सफाई करा जाता। मौसम बदलते तो उनके घर के एसी कूलर भी लगते और उतरते दिखाई देते, पर वे नहीं आते जिनके दर्शन को कॉलोनी वासियों की निगाहें तरस रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह पेपर खोला था तो उसके पहले पन्ने पर ही खबर छपी थी कि वे शहर में आ रही हैं। लोगों ने अपनी अपनी घड़ियां देखी थी और सब लोग अलग अलग अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनके घर की तरफ भागे थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में फल और मिठाई, किसी किसी के हाथ में फल और मिठाई से भली भरी हुई सजी सजाई डलिया। पर पता चला था कि वे तो गवर्नमेंट हाउस में ठहरी हैं, शायद किसी समय घर आएंगे। अकलमंद लोग अपने डब्बे और डलिया अपने बगल में दबाए चुपचाप लौट गए थे और अगले एक हफ्ते तक उसे स्वाद लेकर खाते रहे। और कुछ ना समझदार टाइप के लोग हड़बड़ाहट में उन्हें नौकरों को पकड़ा बैठे थे और बाद में पछताते रहे थे। वैसे कॉलोनी की दिनचर्या में वीणा जी के आकर रहना शुरू करने से जैसे कोई अंतर नहीं पड़ा था, वैसे ही उनके शहर छोड़कर चले जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। न तो कॉलोनी एकदम से और शानदार ही हो गई थी जैसा कुछ लोगों ने सोचा था, ना कॉलोनी में कोई न्यूसेंस ही बढ़ा था जैसा कि इन दूसरे लोगों का कहना था। खैर धीरे धीरे लोग भूलने लगे थे कि कोई वीणा जी हैं जो कॉलोनी में रहती हैं या रहती थीं। पर हाँ, उससे पहले हमारे घर की चारदीवारी के अंदर थोड़ी बहुत हलचल जरूर हुई थी। पहले तो पतिदेव ने अपने मित्रों को, परिचितों को फोन खटखटाने शुरू किए थे। अरे भाई सुना, ये वीणा जी, अरे भाई वही वीणा जी जो केंद्र में समाज कल्याण मंत्री बनी हैं, वो हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं, एकदम हमारे घर के सामने ही। हाँ भाई, एकदम अक्रॉस द रोड। और एक दिन अचानक इनको हमारे ऊपर गुस्सा आना शुरू हुआ था। बिना किसी भूमिका के ये एकदम आंखें बाहर करके हमारे ऊपर घुर रहे थे। एकदम बेवकूफ औरत हो, घर के सामने रहती थी वीणा जी, पर कभी कोई दोस्ती नहीं की उनसे। अरे अकेली रहती थी मैम, कभी वो उनके घर आती जाती। वो 5 घर छोड़कर चौबे जी रहते हैं, सो रोज कूद कर चौबाइन उनके घर पहुंच जाती थी। आए दिन पीठे का कटहल, पनीर के कोफ्ते, मेवा पड़ी खीर, डोंगा भर भर कर बेचती हो। वीणा जी के घर तो एक कटोरी से ही काम चल जाता है, पर नहीं,
अकल हो तब तो। फालतू लोगों के फालतू जरा सी दूरदर्शिता नहीं है। घर के अंदर ही नहीं, मुसीबत तो घर से बाहर घंटी बजा करके भी आने लगी थी। लोग हम लोगों से मिलने आते, आधा एक घंटा इधर उधर की बातें होती, चाय पकौड़ी चलती, फिर लोग मुद्दे पर आते। बेटा किसी कंपटीशन में नहीं आ रहा है, वैसे बहुत जहीन और मेहनती है, फिर क्या करें, सब किस्मत की बात है। जरा सा मदद का हाथ लग जाता। अगर आप लोग मीना जी से कह देते अरे हिंदुस्तान में नौकरियों की कोई कमी थोड़े ना है, उन्हें तो मुंह से कुछ कहने भर की जरूरत भी नहीं है, बस कंसर्न अफसर को बुलाकर अर्जी उनके हाथ में पकड़ा दें और प्लीज सी लिख करके दे दें। सिफारिश लेकर आने वालों पर बेहद गुस्सा आता, कुछ पर बेहद तरस, पर हम लोग तो कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे, काबिल ही नहीं थे। क्योंकि वीना जी महिला हैं, इसलिए लोग पूरी सिफारिश हमारी तरफ ही मुखातिब होकर करते हैं। उस दिन वीरेंद्र जी और उनकी वीरणी आए थे। वैसे तो उनकी पत्नी का नाम नीमा है, पर जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तब अपने मन में उनके लिए इसी संज्ञा का प्रयोग करते हैं। यह बात अलग है कि किसी के सामने इस नाम को मुंह पर नहीं लाते, अपने श्रीमान जी के सामने तक नहीं। 1 घंटे की बातचीत और चाय नाश्ते के बाद उन्होंने पर्स से बेटे की अर्जी निकाली थी। हम एकदम घबरा गए थे। भाभी जी, हम उनको उतना नहीं जानते हैं, हम गिड़गिड़ाए थे। हम ये नहीं कह सकते थे कि हम उनको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, नहीं तो पतिदेव की किरकिरी होती। भाभी जी हमारी मजबूरी क्या जाने, सो उन्होंने हमको कुर्रा कर देखा था। उन्हें तो वैसे भी हम कभी फूटी आंख नहीं सुहाए, इनको देवर सरीखा मानती रही हैं, सो मजबूरी में हमें भी झेलती रही हैं। हमारी शादी से पहले या अक्सर उनके घर खाना खाते थे, शादी के बाद भी उनका फोन आ जाता, आ जाओ तुम्हारी पसंद की सिंधी कड़ी बनी है और लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं, और इनके साथ में मजबूरी में वगैरह वगैरह की तरह हमें भी बुला लेते और इनके साथ लटकन की तरह हम भी लटक लेते। 2 कटोरी ये खाते तो 1 कटोरी हम भी खा ही लेते। भाभी जी के चेहरे पर ढेर सारी शिकायतें थी। हमें लगा ये मन ही मन सारी कटोरियां गिन रही होंगी, पर हम क्या करते, वश में होता तो सारी कटोरियों का हिसाब एक ही झटके में निपटा देते। वैसे भी हम पर उनका इतना हक तो बनता ही था, पर हम मजबूर थे और आदरणीय भाभी जी हमें परले दर्जे का मक्कार मतलबी समझ रही थी। हमारे पतिदेव सिद्धहस्त कलाकार की तरह एकदम भोला सा चेहरा बनाकर एकदम चुप बैठे थे। भाभी जी साम दाम दंड भेद सारी नीतियां हमारे साथ एक साथ अपनाती रही थी। उन्होंने हमें समझाया था, मनाया था, हमारी पत्थर दिली पर हमें धिक्कारा भी था। पतिदेव ने भाभी जी के हाथ से अर्जी लेकर हमारे हाथ में ठूंस दी थी, तुम वीना जी को भेज देना, हाँ कोशिश करना अपना काम है। हम तो एकदम हतप्रभ, हमने आंखें तरेड़ कर उनकी तरफ देखा था। भाभी जी और भैया जी दोनों ने हमें आंखें तरेड़ते हुए शायद देख लिया था। जाते जाते उनके चेहरे पर बड़ा रूठा हुआ सा भाव था। इनके जाने के बाद हम थोड़ा खिसियाए हुए से थे, थोड़ा पतिदेव पर झल्लाए हुए, सो आंखों में आंसू आने लगे थे। हमने जी रखी थी, ऐसे कैसे कह दिया कि मीना जी को अर्जी भेज देना, न जान न पहचान, अर्जी भेज देना। इन्होंने पैतरा बदला था, स्वर को मीठा बनाया था और हमारी तरफ प्यार से देखा था। अरे भाभी जी कोई देखने थोड़ी ना आ रही है कि तुमने भेजा या नहीं, एक छोटा सा झूठ बोल देने में क्या प्रॉब्लम है। हम तो स्तब्ध अवाक इनकी तरफ देखते रह गए थे। हमारी आंखों में इन्होंने धिक्कार जरूर पढ़ा होगा, सो फौरन दोबारा पैतरा बदल लिया और आंखें तरेकने लगे। तो क्या हुआ, वीना जी को खत लिख दो कि आपके पड़ोस में आपके घर के सामने रहते हैं, आपसे मदद चाहिए, घर का ही तो बच्चा है, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती वो। हम बनी मन सिर पीट कर रह गए थे। हम इस रोज रोज की कलह से तंग आ गए थे। घर के बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से वार हो रहे थे। वीना जी को तो पता भी नहीं होगा कि उनके मंत्री पद ने हमारे शांत सुखी जीवन में किस कदर हाय तौबा मचा दी थी। हमारे न जाने कितने मीठे तीखे और फीके रिश्ते वीना जी की मिनिस्ट्री की गद्दी की भेंट चढ़ गए थे। पति तो खैर अपना होता है, सो इन सारी लड़ाई झगड़े के बीच वह हमें और हम उन्हें बड़े यत्न से पकड़े रहे थे। वैसे भी 40 साल की उम्र में की गई शादी किसी वीना जी या किसी नीमा भाभी के कारण 55 साल की उम्र में थोड़ी न तोड़ी जा सकती है। दोस्ती की बात तो और है। वीना जी केंद्र में मंत्री क्या बनी, कॉलोनी में अचानक राजनीति रोग के कीटाणु प्रवेश पाने लगे थे।
ये एक ऐसा अजीबोगरीब रोग है कि किसी भी प्रांत, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी नौकरी और किसी भी शक्ल सूरत का 18 से 80 साल तक का कोई भी इंसान इस रोग का शिकार हो सकता है। लोगों को समझ आने लग गया था कि स्टेटस, शोहरत, पैसा और सुविधा पाने का इससे बेहतर और छोटा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात तो ये कि किसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं। किसी कारण से शिक्षा की गाड़ी छूट भी चुकी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। राजनीति की गड्डी तो सबके लिए चालू है, सो किचन संभालते मेरी गृहिणियां भी एलिजिबल हैं इसके लिए। चैम्बर में मक्खी भिनकते डॉक्टर और वकील भी, गुंडागर्दी के आरोप में विद्यालय से निलंबित छात्र भी और भ्रष्टाचार के आरोप में अपदस्थ अफसर भी। सो सबकी आंखों में सपने दिखने लगे थे। छात्र शिक्षालयों की नेतागिरी करने लगे थे और वरिष्ठ अवकाश की आयु पर पहुंचने से पहले बड़े योजनाबद्ध तरीके से भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों में अपनी घुसपैठ बनाने लग गए थे। वे सब अचानक सूट और सफारी सूट छोड़कर कुर्ता पजामा पहनने लग गए थे और झोला लटकाए दिखने लग गए थे। बहुत से लोगों ने अपनी एनजीओ खोल ली थी। बहुत से और लोग खुली खुलाई एनजीओ में बड़े सेवा भाव से काम करने लग गए थे। हम तो किसी की सिफारिश नहीं सुनते कि घोषणा करने वाले टेढ़ी गर्दन के साथ आसमान की तरफ देख करके चलने वाले कुछ अफसर अचानक धरती की तरफ देखने लग गए थे। एकदम ग्रास रूट वर्कर और मुस्कुराकर कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए वाली मुद्रा में स्वयं अभिवादन करने लग गए थे। कॉलोनी की हवा में धरती की अजब सी सोंधी सोंधी सी महक आने लग गई थी। कुछ घरों के बाहर झंडा लगी पार्टियों की गाड़ियां भी खड़ी दिखने लग गई थी। एक दिन हमारे ये सुबह सुबह लोकल पेपर खोलते ही चहकने लग गए थे। सुनती हो? इन्होंने जोर से आवाज लगाई थी। हम किचन में चाय बना रहे थे। गैस सिम करके दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंच गए थे। हमें देखकर एक बार फिर उत्साहित आवाज में झांके थे। सुन रही हो? हम हंसे थे। सुनने के लिए ही तो खड़े हैं, कुछ बोलिएगा तब तो सुनेंगे। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं। इन्होंने चहकते हुए अखबार हमारी तरफ बढ़ाया था, तो अखबार की तरफ बिना देखे, बिना हाथ बढ़ाए हमने झुंझला कर पूछा था, तो क्या? खड़ी हो जाओ। अरे ये क्या बात हुई? हम एकदम से चिढ़ गए थे। बात की क्या बात है? कोई कम पावर्स होती है कॉर्पोरेटर के पास? आप खड़े हो जाइए ना, मुझे बेवकूफी का कोई शौक नहीं है। मैं किचन जाने के लिए मुड़ी थी। अरे रुको तो, सुनो तो। मैं ये गुस्से से हकलाने लगे थे। मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मैं तो खड़ा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा क्या? तुम तो टीचर हो, MP, MLA, कॉर्पोरेटर कुछ भी बन सकती हो। मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए और किचन में लौट गई थी। थोड़ी देर में चाय के बाद इन्होंने फिर समझाया था, देखो तुम्हारे लिए जीतना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। सारी जिंदगी यहीं इसी शहर में रही हो, 16 साल से इसी लोकेलिटी में हो, 30 साल से पढ़ा रही हो, हर घर में एक आध स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे। पर हमें नहीं पिघलना था, सो नहीं पिघले। बात हारने जीतने की तो बाद में थी। असली बात ये थी कि हमें कॉर्पोरेटर बनना ही नहीं था। कहाँ केंद्र में वीना जी मंत्री और कहाँ हम सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी के कॉर्पोरेटर। शाम को दफ्तर से आकर अचानक इन्होंने चौबे जी के घर चलने का कार्यक्रम बना लिया था। वो तो हम वहां पहुंचकर बातचीत के बीच में समझ पाए थे कि ये अपनी वकालत के लिए वहां हमें लेकर गए थे। शायद इन्हें लगा होगा कि मिसेस चौबे से हमारी मित्रता है तो हम उनकी बात मान जाएंगे। इन्होंने फिर अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। अपनी खिजलाहट के बीच में अचानक हमने देखा था कि चौबे जी ने मिसेस चौबे की तरफ और मिसेस चौबे ने मिस्टर चौबे की तरफ बड़ी अर्थ भरी मुद्रा से देखा था। दोनों की आंखें चमक रही थी और लगा था कि दोनों किसी गहरे सोच में डूब गए हैं। कुछ दिन बाद हम लोग लंच के लिए मेज पर बैठे ही थे कि चौबे दंपति माथे पर पूजा का तिलक लगाए हुए, हाथ में प्रसाद का डब्बा लिए हुए, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हमारे घर के भीतर आए थे। दोनों बहुत खुश और बहुत थके हुए लग रहे थे। प्रसाद के लड्डू उन्होंने हम दोनों की तरफ बढ़ा दिए। इनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करके आ रहे हैं हम लोग, चौबे जी ने कहा था और दोनों संवेद स्वर में हंसते रहे थे। देखिए सारा काम आप दोनों को ही संभालना है। अरे हम लोगों को तो कोई अकल वकल है नहीं, 1-2 घंटा आराम करके आते हैं आपके घर, काम की पूरी रूपरेखा बनानी है। हाँ, उन्होंने खाली रजिस्टर हमारी तरफ बढ़ा दिया था। हमसे ना हंसा जा रहा था ना रोया जा रहा था। काम की बात सुनकर हमारे हाथ पैर दिल दिमाग सब सुन्न होने लग गए थे। झुंझलाहट अलग से और श्रीमान जी गुस्से से एकदम लाल पीले उन लोगों के जाते ही हमारे ऊपर फट पड़े थे। और उसके बाद तो न जाने कितने दिनों तक हमारे ऊपर गरजते बरसते ही रहे थे।
कॉर्पोरेटर बनकर मिसेस चौबे की राजनीतिक आकांक्षाओं को और संभवतया धन बटोरने की इच्छाओं को पंख लगने शुरू हो गए थे। बाकायदा उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ले ली थी, नेताओं के यहाँ बैठकी करने लगी थी, नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने लगी थी। हमारा मन उनसे हार चुका था और उन्हें भी हमारी जरूरत कतई नहीं थी। वैसे भी उनके घर जाने वाले और उनको अपने घर आमंत्रित करने वाले अचानक बहुत सारे हो गए थे, सो हमारी उनसे कम ही भेंट होने लगी थी। हमारे क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य था। देखने में बहुत सीधी सादी घरेलू महिला लगती थी। उनके पति ऊंचे ओहदे पर आसीन वरिष्ठ सरकारी अफसर हैं। सो कहने का मतलब यह है कि उनमें वह सभी था जिसकी तलाश राजनीतिक पार्टियों को थी। वैसे भी इन पार्टियों को अपनी महिला भागीदारी का खाता भी तो भरना होता है। बड़े सधे ढंग से 2 साल बाद होने वाले असेंबली इलेक्शन पर निगाहें थी उनकी। वो जानती थी कि उसके लिए कॉलोनी के 60 घरों से उनका भला होने वाला नहीं है। उनका असली वोट बैंक तो कॉलोनी की ऊंची दीवार के पीछे बनी घनी बस्तियां और उसके बाजार थे। एक दिन सुबह सुबह मैरी के लिए दरवाजा खोला तो बहुत खुश लगी। भगवान भला करे चौबाइन का, हम सब के तो दिल से दुआ निकल रही है उनके लिए। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे वो चौबाइन जी ने तो दरवाजा खुलवा दिया। बहू जी यहाँ बर्तन मांजने के लिए मील भर का चक्कर लगा कर आते थे, अब अपने घर से निकले और सीधा कॉलोनी के अंदर। काफी देर के बाद हम पूरी बात समझ पाए थे और सन्न रह गए थे। हम लोगों की तरफ की बाउंड्री तोड़वा कर पीछे गली से रास्ता खुलवा दिया था उन्होंने। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ी होशियारी से यह काम शुक्रवार की रात को किया था। शनिवार इतवार कोर्ट कचहरी सब बंद। वैसे भी एक बार दरवाजा खोलने के बाद बस्ती वालों के दबाव को झेलना आसान था क्या? थोड़ी देर में ढोलक और मजीरे के साथ मिसेस चौबे की जयजयकार सुनाई देने लगी थी। पूरी लेन में पीछे की बस्ती के लोग भरे हुए थे। लेन आराम से बस्ती वालों का आम रास्ता बन गई थी। यही नहीं, गली के दुकानदार शुशु करने के लिए लेन के नुक्कड़ पर खड़े होने दिखने लगे थे। दीवार के पार चूहा बिल्ली मरते तो हमारे कूड़ेदान उनके पास डाल जाते। मिसेस चौबे के घर आने जाने वालों का तांता लगा रहता। कभी कभी एक साथ कई गाड़ियां और चौबे दंपति को लेन तंग लगने लग गई थी। एक दिन अचानक कॉर्पोरेशन से नोटिस मिला कि हम सब अपने घरों के बाहर लगाई गई फूलों की क्यारियों को हटा दें। वे गैर कानूनी है। कभी किसी ने फूलों की पहली कोई क्यारी लगाई होगी। धीरे धीरे पूरी लेन में फूलों की पंक्ति बिछ गई थी जो बेहद सुंदर लगती और ताजगी का एहसास देती। पता चला था कि मिसेस चौबे ने वह आदेश भिजवाया था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसके क्रियान्वयन में जरा भी विलंब नहीं किया था। हम सबको दुख, अपमान, क्रोध सभी महसूस हुआ था और अगले ही दिन उन्हें तोड़ने के लिए मजदूर आ गए थे। मिसेस चौबे के घर में कई दिन से ताला लगा था। थोड़े दिन में इस काम में उनका मकसद समझ में आ गया था। जब लेन के दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी नालियां खुदनी शुरू हो गई थी, हम लोग भागते दौड़ते मिसेस चौबे के पास पहुंचे थे। मिसेस चौबे, ये नालियां क्यों खुद रही हैं? क्षण भर को सकपकाई थी, अपना पल्ला संभाला था, फिर बड़े भोलेपन से जवाब दिया, ब्यूटिफिकेशन के लिए। हम लोग मुंह पाए खड़े रह गए थे। ब्यूटिफिकेशन के लिए? हाँ। हमारी आवाज में तेजी आ गई थी। कॉलोनी में कोई वाटर लॉगिंग नहीं, कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं और आप ब्यूटिफिकेशन के लिए फूल उखड़वा कर नालियां बनवा रही हैं। मिसेस चौबे बड़ी विनय मुद्रा में मुस्कुराती रही थी। हम लोगों के लिए पानी मंगवाया था, हमसे बैठने के लिए कहा था, चाय शाय के लिए पूछा था, पर किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया था। जवाब शायद उनके पास था भी नहीं। ये बाहर निकलकर दांत पीसकर बड़बड़ाए थे, साला चौबे अपने डिपार्टमेंट को आधा अपने पेट के अंदर डकार गया। अब इसकी बीवी लाखों करोड़ों का ठेका दिया गया होगा इन नालियों के लिए। हमने कहा था कि हम सबको एकजुट होकर विरोध करना चाहिए। हमारी इस बात पर सब चुप हो गए। हमारे पतिदेव भी सब एक दूसरे की निगाहों से बचते हुए इधर उधर देखने लगे थे। सभी को लगा था इस जरा सी बात के लिए हम क्यों रिश्ता बिगाड़े। बाद में पता चला था बहुत से लोग तो मिसेस चौबे की हाँ में हाँ भी मिला रहे थे। शायद सब लोग उनकी गुड बुक में रहना चाहते थे। शायद लोगों को यह भी लग रहा था कि क्या पता वे किसी दिन मिनिस्टर बन ही जाए। हमने थोड़ा मुखर होना शुरू किया तो पतिदेव ने ढपट दिया था, काम की नेतागिरी तो की नहीं गई, अब बेवकूफों की तरह चली आई हो नेतागिरी करने। हम काफी दिनों तक झल्लाए और खिसियाए हुए से रहे थे। कॉलेज से लौट कर आते तो घर के सामने का फूलों का बगीचा जड़ से गायब देखकर थक से हो जाती और उनकी जगह चौड़ी चौड़ी नालियां देखकर रोने का मन करने लगता। पर इंसान भी अजीब प्राणी है।
वह स्थितियों से बहुत जल्दी विद्रोह करता है और उससे भी जल्दी कभी कभी वह परिस्थितियों से समझौता करके यथास्थिति को स्वीकार कर लेता है। सो हम भी शांत हो गए थे। लेन का सौंदर्य हमने निहारना बंद कर दिया था। वहां निहारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हम सब अपने घरों के भीतर सुखी संतुष्ट रहने लगे थे। कभी टहलने का मन करता तो कॉलोनी के बाहर चले जाते। उन दिनों बात करते करते टहलते टहलते उस दिन बहुत दूर निकल गए थे हम दोनों। लौटने में थकान लगने लगी थी। सो पास से निकलता एक 3 व्हीलर रोक लिया था। कहाँ चलना है? ड्राइवर ने पूछा था। लॉरेंस रोड। लॉरेंस रोड में किधर जी? लेन नंबर 3, रोज विला लेन। उसने क्षण भर सोचा था। अच्छा साहब, वो नाली वाली गली? ये चिढ़ गए थे। नाली वाली गली क्या होता है? गली शब्द पर एक जोर देकर इन्होंने डपट कर कहा था। टेम्पो चालक चुलबुला सा सरदारी वक्त था, शायद थोड़ा पढ़ा लिखा था। साहब जी, कभी हमको उस रोज विला लेन या फ्लावर लेन कहा करते थे। अब साहब जी, नाली के साथ लेन या सर्टिफिकेट नहीं बैठता ना, सो गली निकलता मुंह से। उसने जैसे मस्खरी की थी, फिर फिक से हंस दिया था। वैसे साहब जी, नाम से क्या फर्क पड़ता है जी, चाहे जो कह लो। आप बैठो जी, हम जगह समझ गए हैं जी, एकदम सही ढंग से पहुंचा देंगे जी। मैंने धीरे से इनका कंधा थपथपाया था। अब बैठ जाइए। हम दोनों बैठ गए थे और उसने गाड़ी चला दी थी। थोड़ी दूर चलकर एक मोड़ आया था। बड़ा सा जाना पहचाना बोर्ड लगा है उस पर, लॉरेंस रोड। थोड़ी दूर सीधे चलकर दूसरा मोड़, बोर्ड लगा है लेन नंबर 3। मुझे पता है थोड़ी दूर पर हमारे घर का अंतिम मोड़ आएगा, रोज विला लेन। मैं सोच रही थी, फूलों से, क्यारियों से, लताओं और पेड़ों से फर्क पड़ता है। फर्क नाली और फाटक से भी पड़ता है। सच में नामों का क्या। रोज विला के बड़े से बोर्ड के ठीक नीचे उसने अपना 3 व्हीलर रोक दिया था और हम दोनों चुपचाप उतर गए थे। जी हाँ, ये कहानी थी सुमति सक्सेना लाल की, जो उनकी किताब, उनके कहानी संग्रह दूसरी शुरुआत से ली गई है। और कहानी थोड़ी लंबी थी लेकिन मज़ेदार थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और तब तक आपसे हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। और हाँ, आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।